नमस्कार दोस्तों, 19 जनवरी 2022 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। 4 आर्टिकल्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। कुछ आर्टिकल्स में इंटेंशनली छोड़ भी रहा हूं, जैसे कि यूपी की कास्ट पॉलिटिक्स से रिलेटेड एक आर्टिकल है, छोड़ रहा हूं। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक आर्टिकल है, इसको छोड़ रहा हूं, जो कि सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट हमने कल ही एक अलग वीडियो में डिस्कस किया है। तो ये जो जोकोविच की वीजा कंट्रोवर्सी, उससे रिलेटेड एक और आर्टिकल है, और अब ऑस्ट्रेलियन ओपन का क्या फ्यूचर होने वाला है इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे बात की गई है। तो एक दो पॉइंट्स हैं, देख लेंगे। बहुत रेलेवेंट आर्टिकल्स आज नहीं दिख रहे हैं, जितने इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ। फिर इन्फ्लेशन कोलंड्रम, जो रिसेंटली इन्फ्लेशन का डाटा और ग्रोथ का डाटा निकल के आया, इंडस्ट्रियल आउटपुट का डाटा निकल के आया, उसके बारे में एक दो पॉइंट्स बताए गए। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। उसके साथ साथ जो अगला आर्टिकल है, जो मैं बोलूंगा आज का सबसे अच्छा आर्टिकल है, एस्केलेशन ऑफ द फॉरगेटन वॉर इन यमन। एक्चुअली में यमन की क्राइसिस के क्या रीजंस है और क्यों आगे बहुत लंबे समय तक ये जो यमन का वॉर है ये चलता रहेगा, इसमें यूएई के क्या इंटरेस्ट है, सऊदी अरेबिया के क्या इंटरेस्ट है, इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी गई है। तो इस जानकारी को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। बोलूंगा आज का सबसे अच्छा और सबसे, कहते हैं ना कि नॉलेजफुल आर्टिकल ये वाला है। और नेक्स्ट आर्टिकल है प्रिवेंटिंग जेनोसाइड। देखिए, इस आर्टिकल को लिखा है आपका प्रिया पिल्लई जी ने। ये एक इंटरनेशनल लॉयर है और यूएन इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल फॉर द फॉर्मर यूगोस्लाविया द हेग के लिए इन्होंने काम किया है। तो अभी रिसेंटली हुआ ये है कि हरिद्वार के अंदर रिलीजियस असेंबली हुई और याति नरसिंहनाथ जी का नाम इस समय पे निकल के आ रहा है। तो इन्होंने मुस्लिम्स के अगेंस्ट हेट स्पीच की बात की। हम उस टॉपिक में ना जाते हुए ओवरऑल जेनोसाइड के रिस्पेक्ट में इंटरनेशनली क्या कन्वेंशन बनाए गए हैं और इंडिया ने उन कन्वेंशंस को स्पॉन्सर किया है, तो इंडिया के क्या ऑब्लिगेशंस बनते हैं डोमेस्टिक लॉज बनाने के, और इंडिया ने क्या वो लॉज बनाए हैं या नहीं बनाए हैं, इन सब चीजों के बारे में ओवरऑल इस आर्टिकल में एक व्यू पॉइंट दिया हुआ है। तो इस व्यू पॉइंट को देखेंगे। तो ये 4 आर्टिकल्स मुझे रेलेवेंट लगे हैं, इसलिए मैं इनको डिस्कस कर रहा हूं। फिर तेलंगाना की पॉलिटिक्स की कुछ बात की गई, मुझे उतना रेलेवेंट नहीं लगा ये आर्टिकल, दैट्स व्हाई आई एम स्किपिंग इट। तो 4 आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं। शुरुआत करते हैं द जोकोविच वीजा कंट्रोवर्सी से। तो देखिए भाई, ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत बहुत ही गंदी रही है। अगर आप 2020 के ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करो तो उस समय पे ऑस्ट्रेलियन ओपन में प्रॉब्लम क्यों आई थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में खतरनाक बुश फायर्स लगी हुई थी, ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया के जंगल जल रहे थे। 2021 की शुरुआत में आ गया कोरोना का लॉकडाउन, उसके चलते ऑस्ट्रेलियन ओपन में प्रॉब्लम आ गई। और 2022 के एडिशन में जो प्रॉब्लम आई है वो है नोवाक जोकोविच से रिलेटेड। ऑस्ट्रेलियन ओपन, जैसा कि मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया है, विदाउट नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात कुछ नहीं है, क्योंकि मेलबर्न में ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है इसको 9 बार जीत चुके हैं नोवाक जोकोविच। तो नोवाक जोकोविच वाज द क्लियर कंटेंडर फॉर दिस टाइटल। 10वां टाइटल होता है वो नोवाक जोकोविच का। अभी के लिए देखा जाए तो रॉजर फेडरर ने भी 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, राफेल नडाल ने भी 20 जीते हैं, नोवाक जोकोविच ने भी 20 जीते हैं। जो इस बार का ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत जाता वो आप कह सकते हो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टार होता टेनिस में। बट ऑब्वियस सी बात है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत तेजी से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की वैक्सीनेशन रेट बहुत ज्यादा है, इसीलिए ऐसा बताया जा रहा है कि हाई वैक्सीनेशन रेट के चलते ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं वो कम है। तो ऑस्ट्रेलिया जहां पे अपने लोगों का जबरदस्ती वैक्सीनेशन करवा रहा है, या फिर वैक्सीनेशन को एक कंडीशन की तरह डाल रखा है, प्री कंडीशन की तरह बहुत सारी चीजों के लिए, ऐसी कंडीशन में एक ऐसा टेनिस स्टार ऑस्ट्रेलिया के अंदर आके एग्जेम्पशन लेके खेलता जो कि वैक्सीनेशन के अगेंस्ट बात करता है, उसने अपने आप को वैक्सीनेट कराया भी नहीं है, तो ऐसे केसेस में ऑस्ट्रेलिया की सरकार का क्रिटिसाइजमेंट होता। और इसलिए यहां पे ओवरऑल नोवाक जोकोविच का वीजा रिजेक्ट कर दिया गया, नोवाक जोकोविच वापस लौट चुके हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन में रॉजर फेडरर खेल नहीं रहे, तो अभी के लिए जो कंटेंडर बचता है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन का, वो बचता है राफेल नडाल। हालांकि राफेल नडाल का खुद का फॉर्म कोई बहुत बढ़िया नहीं चल रहा है। तो अभी के लिए देखा जाए, राफेल नडाल जीत जाए तो जीत जाए, 35 साल के हैं ये। इसके अलावा इस ऑस्ट्रेलियन ओपन में किसके किसके जीतने के चांस है, तो वर्ल्ड नंबर 2 डैनियल मेदवेदेव, फिर इस समय की जो यूएस ओपन चैंपियन है और थर्ड रैंक जो वर्ल्ड प्लेयर है जर्मन अलेक्जेंडर ज़वेरेव, ठीक है। तो ये पिछले साल के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं और एटीपी टूर फाइनल्स में विनर भी रहे हैं। फिर विंबलडन के एक फाइनलिस्ट है मैटियो बेरेटनी, फ्रेंच ओपन सेमीफाइनलिस्ट स्टेफेनस टिट्सिपास। तो आप कह सकते हो कि ये कुछ मेजर कंटेंडर है इस ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल के राफेल नडाल के अलावा, चूंकि नोवाक जोकोविच तो अब यहाँ पे है नहीं। फीमेल की बात की जाए तो भाई सेरेना विलियम्स ऑस्ट्रेलियन ओपन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही। देखा जाए तो फीमेल कंटेंडर्स यहाँ बहुत अच्छे हैं, जैसे सोफिया कैनन है, एंजेलिक कर्बर, पेट्रा क्विटोवा, स्लोन स्टेफेंस, उसके साथ साथ नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका तो भाई रेनिंग चैंपियन है। 2019 का ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन्स में किसने जीता था, तो नाओमी ओसाका ने जीता था। फिर वर्ल्ड नंबर 1 एले बार्टी भी है यहाँ पे। तो कुल मिला के वुमेन के बीच में जो कंपटीशन है वो ज्यादा अच्छा नजर आने वाला है, ठीक है ना।
व्हेन कंपेयर टू मेल प्लेयर्स, क्योंकि पिछले कुछ सालों में अगर आप देखो तो टेनिस में इक्का दुक्का मेल प्लेयर्स रहे हैं जिन्होंने पूरे के पूरे टेनिस को डोमिनेट किया है। हालांकि वुमेन्स में कंपटीशन अच्छा रहा है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में भी वुमेन्स में कंपटीशन अच्छा रहने वाला है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया की तरफ से फिर से कोई भी सिंगल टेनिस प्लेयर नहीं जा रहा ऑस्ट्रेलियन ओपन में खेलने के लिए। डबल्स पार्टी जा रही जिसमें सानिया मिर्जा और रोहन बोपान्ना है। इंडिया डबल्स में बहुत सारे कप जीत चुका है, मेडल्स जीत चुका है ओवरऑल ऑस्ट्रेलियन ओपन जैसे टूर्नामेंट्स में और बाकी विंबलडन के टूर्नामेंट्स में। लेकिन व्हेन इट कम्स टू अ सिंगल प्लेयर, कोई भी ऐसा सिंगल प्लेयर नहीं है इंडिया के अंदर जो टेनिस में ऑस्ट्रेलियन ओपन जैसे कंपटीशन में इंडिया को रिप्रेजेंट कर सके। ये छोटी सी न्यूज थी जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, इसमें और डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों अगर अब तक ना दबाया हो तो दबा दीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो ना किया हो तो कर लें, ठीक है। एंड इफ पॉसिबल प्लीज क्लिक द ज्वाइन बटन दोस्तों, आपके ज्वाइन बटन दबाने से खासा मदद मिलती है, तो क्लिक द ज्वाइन बटन इफ पॉसिबल। चलिए अगले न्यूज पे चलते हैं। इन्फ्लेशन कोनुंड्रम, हाई प्राइस राइज ट्रेंड्स कुड कंटिन्यू इन 2022 कंपाउंडिंग द चैलेंज फॉर पॉलिसी मेकर्स। यहां पे क्या बताया जा रहा है, देखिए बात यहां पे यह है कि नॉर्थ ब्लॉक मैंडरिंग्स कुड सीक टू कंज्योर अ पॉलिसी लीवर्स इन अपकमिंग बजट टू स्पर इंडियाज फ्रैगमेंटेड इकोनॉमिक रिकवरी। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात हो रही है। नवंबर का अगर आप इंडस्ट्रियल आउटपुट का डाटा देखो तो नवंबर में केवल 1.4% की ग्रोथ हुई है। नवंबर 2021 को कंपेयर किया जा रहा है नवंबर 2020 से। और पिछले कुछ महीनों में देखने को मिल रहा है कि इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दिसंबर 2021 में इन्फ्लेशन था 5.6%, नवंबर 2021 में इन्फ्लेशन था 4.9%। अर्बन इंडिया में जो इन्फ्लेशन है वो है 5.8% और रूरल इंडिया में जो इन्फ्लेशन है वो है 5.36%। और अगर आप देखें तो डजन्स ऑफ स्टेट्स, लगभग 12 स्टेट्स ऐसे हैं जिनका हेडलाइन इन्फ्लेशन 5.6% से ज्यादा चल रहा है। कुल मिला के अगर आप हरियाणा और तमिलनाडु जैसे स्टेट्स की बात करो तो इनका इन्फ्लेशन 6.6 पहुंच गया है। देखिए जैसे ही इन्फ्लेशन की लिमिट 6% क्रॉस करती है वैसे रेड लाइट ब्लिंक होनी चाहिए, क्योंकि देखिए आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी और पिछले कुछ सालों में हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी रही है इंडिया की, उसमें यह रहा है कि भाई इन्फ्लेशन शुड बी इन द रेंज ऑफ 4 ± 2%, यानी मिनिमम 2% तो होना चाहिए और मैक्सिमम 6%। 6% से ज्यादा अगर इन्फ्लेशन जा रहा है तो ग्रोथ भाई खतरनाक हो सकती है, ठीक है ना। तो इस कंटेक्स्ट में इन्फ्लेशन लगातार 5%, 5.5% और कुछ जगहों पे 6% का मार्क क्रॉस कर रहा है, यह हमारे लिए एक टेंशन की बात है। कुछ हद तक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कम हुआ है, इन्फ्लेशन कम हुआ है। क्यों कम हुआ है? क्योंकि भाई एक्साइज ड्यूटी कट्स हुए थे, किसके ऊपर? फ्यूल के ऊपर, ठीक है। कुछ हद तक इन्फ्लेशन और फूड बेवरेजेस के दाम भी हल्के फुल्के कम हुए हैं, ठीक है। जीएसटी टेक्सटाइल्स के ऊपर जो हायर जीएसटी लगाया जा रहा था इसको कम हुआ है। तो इन सब चीजों के चलते हो सकता है कि टैक्सेस और जो इन्फ्लेशन है वो हल्का फुल्का कम नजर आ रहा हो, बट लॉन्गर टर्म में अगर आप देखोगे तो ये बहुत ज्यादा मदद करने वाला नहीं है। यहां पे और भी कुछ बातें बताई जा रही हैं। ये तो बात थी रिटेल इन्फ्लेशन की, ये जो 5%, 4.9% दिसंबर में, 5.6% आपका, सॉरी 4.9% नवंबर में, 5.6% दिसंबर में, और कुछ स्टेट्स में 6% से ऊपर चल रहा है, जैसे हरियाणा तमिलनाडु में 6.6% इन्फ्लेशन। ये रिटेल इन्फ्लेशन की बात हो रही है, जिसको आप सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन भी बोलते हो। एक होता है डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन। तो ये जो होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन है तो और ज्यादा चल रहा है। नवंबर में अगर आप देखो तो होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन था 13.6%, दिसंबर 2021 में पहुंच गया 14.2%। तो होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ रहा है। अब आप बोलोगे सर व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर प्राइस एंड होलसेल प्राइस? तो बेसिकली रिटेल लेवल पे हमारे आपके जैसे लोग मार्केट में चीजें खरीदने जाती हैं तब जो उनकी महंगाई होती है उसको रिटेल बोला जाता है, या फिर सीपीआई कह लीजिए। और जो होलसेल बड़े लेवल पे जो लोग ऑपरेट करते हैं, जो बल्क में चीजें खरीदते हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह हो गए, ये लोग जब परचेजिंग करते हैं वहां पे जो महंगाई होती है उसको डब्ल्यूपीआई बोला जाता है। तो अब देखिए डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन और कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, मतलब होलसेल और रिटेल इन्फ्लेशन में एक बहुत बड़ा गैप है। होलसेल इन्फ्लेशन 13 से 14% पे और रिटेल इन्फ्लेशन 5 से 6% के, तो लगभग 8% का डिफरेंस आ रहा है किसमें? होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन में, रिटेल इन्फ्लेशन में। अब ये 8% का गैप अच्छा नहीं है, क्योंकि देखिए होलसेल के बाद चीजें रिटेल में बिकने के लिए आती हैं। तो अगर होलसेल में चीजें महंगी हो रही हैं तो जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स और प्रोड्यूसर्स हैं वो अपनी महंगाई को रिटेल लेवल पर ट्रांसफर करने की कोशिश करेंगे। तो ना चाह के भी होलसेल के इन्फ्लेशन का इंपैक्ट रिटेल में आना ही आना है, हम उसको ज्यादा अवॉइड नहीं कर पाएंगे। ऊपर से ओमिक्रॉन की थर्ड वेव वो और रिटेल इन्फ्लेशन को बढ़ा देगी। तो
ये जो इन्फ्लेशन है ना, ये इन्फ्लेशन खतरनाक इसलिए भी होता है, एक तो ये ग्रोथ को रोकता है इकोनॉमी की, दूसरा ये पुअर को सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक इंडिविजुअल हूं और मैं महीने के मान लीजिए 10 लाख रुपए कमाता हूं, ठीक है, तो मैं एक अमीर इंडिविजुअल हूं। और वही मान लीजिए मैं एक इंडिविजुअल हूं जो महीने के 50,000 रुपए कमाता हूं। अब दोनों में फर्क हो गया। मान लो मैं मुंबई जैसे शहर में रहता हूं और मैं 50,000 कमाता हूं और एक मेरे जैसा इंडिविजुअल हो 10 लाख रुपए महीने कमा रहा है, तो चीजों के अगर दाम बढ़ते हैं तो 10 लाख रुपए कमाने वाले पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा, लेकिन जो 50,000 रुपए कमा रहा है उस पर बहुत इंपैक्ट आएगा, ठीक है ना। अगर 5 से 6% भी चीजों के दाम बढ़ जाते हैं, क्योंकि 5 से 6% उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी इस इन्फ्लेशन के चलते। तो बात यह है कि जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो ग्रोथ तो रुकती ही रुकती है, और सबसे ज्यादा नुकसान होता है पुअर को और मिडिल क्लास को, क्योंकि उनकी परचेजिंग पावर कैपेसिटी, स्पेंडिंग कैपेसिटी हो जाती है कम। समझ गए। फिर बिजनेसेस बंद होने रहते हैं, जॉब मार्केट पे, एम्प्लॉयमेंट पे फर्क आता है, ये सब चीजें तो देखो यहां पे है ही। ओके, गवर्नमेंट ने अपने बजट में और आरबीआई ने भी बोला था कि भाई देखो इन्फ्लेशन बहुत सी कंट्रीज में बढ़ रहा है, तो हो सकता है आगे आने वाले समय में इन्फ्लेशन कुछ लंबे समय तक ज्यादा रहेगा, फिर धीरे धीरे करके कम होगा। लेकिन यहां पे ये जो इन्फ्लेशन है, होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन लगभग 14% पे, ये एक अच्छा साइन नहीं है। हमें इन्फ्लेशन को लॉन्गर टर्म्स में और इमीडिएट टर्म में स्टेबलाइज करने की जरूरत है, क्योंकि एक लेवल के बाद ये आसानी से स्टेबल नहीं होगा, हमारे लिए एक मेजर प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। ऐसा ये आर्टिकल कहने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं अगले आर्टिकल पे, प्रिवेंटिंग जेनोसाइड। बड़े बड़े आर्टिकल नहीं है, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही बताता हूं, ओवरऑल जो सबसे कंक्रीट पॉइंट्स होता है वो बताता हूं। ओके, तो प्रिवेंटिव जेनोसाइड, इट इज इंपरेटिव दैट इंटरनेशनल लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट जेनोसाइड आर इनकॉर्पोरेटेड इन डोमेस्टिक लेजिस्लेशन। तो प्रिया पिल्लई जी जो कि एक इंटरनेशनल लॉयर है, वो यहाँ क्या कह रही है। इनका बोलना है कि पिछले कुछ हफ्तों में इंसेंडियरी मतलब भड़काऊ भाषण दिए गए यति नरसिंह नाथ जी के द्वारा रिलीजियस असेंबली के दौरान। वहां पे लॉ को वायलेट किया गया है, मुस्लिम्स इन इंडिया के अगेंस्ट बातें बोली गई हैं, उनके खिलाफ जेनोसाइड की बातें बोली गई हैं, ये सब गलत है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लीगल ऑब्लिगेशन। इंडिया के ऊपर एक ऑब्लिगेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक कन्वेंशन का नाम सुना हो, कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जेनोसाइड ऑफ 1948। इस पर्टिकुलर कन्वेंशन को इंडिया ने साइन भी किया है, इसको इंडिया ने रेटिफाई भी किया है, और इस पर्टिकुलर कन्वेंशन के अंदर इंडिया का एक लीगल ऑब्लिगेशन बनता है कि भाई इंडिया जेनोसाइड से रिलेटेड कुछ डोमेस्टिक कानून बनाएगा। अगर आप जेनोसाइड टर्म की बात करो तो राफेल नमकिन ने इस जेनोसाइड टर्म को बनाया था, और ओवरऑल धीरे धीरे इंटरनेशनल ट्रीटीज भी बनी है जेनोसाइड के ऊपर। 1946 में पहली बार क्यूबा, इंडिया और पैनामा ने जनरल असेंबली रेजोल्यूशन 96 क्लॉज 1 को को स्पॉन्सर किया था, और इंटरनेशनल लॉ के अंदर जेनोसाइड को उस समय पे एक क्राइम बताया गया। और फिर यहां पे एक कन्वेंशन ड्राफ्ट किया गया जेनोसाइड के ऊपर, जिसका नाम था कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जेनोसाइड ऑफ 1948। तो 1948 में जब इस कन्वेंशन को स्पॉन्सर किया गया था तो इंडिया ने इस कन्वेंशन को सपोर्ट किया था। 1948 में कन्वेंशन पास हुआ और ये इफेक्ट में आया 1951 में। आज की डेट में 150 से ज्यादा कंट्रीज इस कन्वेंशन को रेटिफाई करते हैं, ठीक है ना भाई। तो ये जो जेनोसाइड कन्वेंशन है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि दुनिया भर में कहीं भी जेनोसाइड का क्राइम नहीं होना चाहिए। और इस पर्टिकुलर कन्वेंशन के अंदर जिसने भी इस कन्वेंशन को साइन किया है, उन कंट्रीज के लीगल ऑब्लिगेशन है कि वो जेनोसाइड करेंगे नहीं, जेनोसाइड को रोकेंगे होने से अपनी कंट्रीज में, और अगर मान लो कोई जेनोसाइड करता है तो उसको यहां पे पनिश करेंगे। और आर्टिकल 5 ऑफ द कन्वेंशन के हिसाब से हर कंट्री अपने अपने देश में एक डोमेस्टिक कानून बनाएगी, और उस डोमेस्टिक कानून में अपने देश में जेनोसाइड होने से रोकने के लिए एप्रोप्रिएट प्रोविजंस होंगे। प्लस आर्टिकल 5 में यह भी लिखा है कि जो भी क्रिमिनल कंडक्ट करता है जेनोसाइड का, उसके अगेंस्ट इफेक्टिव पेनाल्टीज लगाई जाएंगी, उसको ट्राई किया जाएगा अंडर अ कॉम्पिटेंट ट्राइब्यूनल। ये आर्टिकल 6 ऑफ द कन्वेंशन में लिखा हुआ है। अब इंडिया को यहां पे प्रिया पिल्लई क्रिटिसाइज करते हुए क्या बोल रही हैं कि देखिए इंडिया ने इस पर्टिकुलर जेनोसाइड कन्वेंशन को सपोर्ट तो किया, स्पॉन्सर तो किया, लेकिन कन्वेंशन के सारे की प्रोविजंस को माना नहीं। तो ओवरऑल इंडिया ने जनरल असेंबली में इस कन्वेंशन को स्पॉन्सर किया, ठीक है ना, जो कि जेनोसाइड को कंडेम्ड करता था और इंटरनेशनल क्राइम मानता था। लेकिन कन्वेंशन को रेटिफाई करने के बाद भी आज तक इंडिया ने डोमेस्टिक ऐसा कोई लेजिस्लेशन नहीं बनाया है, डोमेस्टिक ऐसा कोई कानून नहीं बनाया है जो कि जेनोसाइड कन्वेंशन के आर्टिकल 6 के हिसाब से इंडिया को बनाना चाहिए था। तो इसका मतलब यह है कि इंडिया ने कन्वेंशन को रेटिफाई कर दिया, बट इंटरनेशनल कन्वेंशन के आर्टिकल 6 के अंदर जो कंडीशन है उस कंडीशन को फुलफिल नहीं हुआ किया। और कंडीशन क्या थी कि इंडिया के अंदर एक डोमेस्टिक कानून बनाया जाएगा जो जेनोसाइड जैसी चीजों को रोकेगा इंडिया के अंदर। ये इंडिया ने नहीं किया है,
इसलिए इंडिया ने आर्टिकल 5, 6 और 7 ऑफ द कन्वेंशन को यहाँ पे वायलेट किया है, अपने इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को यहाँ पे इंडिया ने पूरा नहीं किया है। तो पहली बात तो यहाँ पे इस चीज को ठीक करने की जरूरत है। तो क्या यहाँ पे ओवरऑल इंडिया के अंदर मास क्राइम से रिलेटेड कोई भी वो नहीं है? तो देखिए, इंडियन पीनल कोड में रायोटिंग, अनलॉफुल असेंबली, प्रमोटिंग एनमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, इन सब चीजों को लेकर नियम कानून बनाए गए, बट वो नियम कानून स्पेसिफिकली जेनोसाइड की बात नहीं करते। और जेनोसाइड नाम का शब्द यहां पे न्यूज में क्यों है? क्योंकि रिसेंट ये जो भी असेंबली हुई है वहां पे मुस्लिम्स के अगेंस्ट जेनोसाइड करने की बात की गई है। ठीक है, ज्यादातर इस प्रकार की असेंबलीज पॉलिटिकली होती हैं ओवरऑल, ठीक है ना, इलेक्शंस के समय पे वोट खींचने के लिए, इस प्रकार की चीजों के लिए होती हैं। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे प्रिया पिल्लई का बोलना है कि भाई अगर आप किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को, चाहे वो ग्रुप कास्ट के आधार पे हो, धर्म के आधार पे हो, जेंडर के आधार पे हो, उसको मारने की बात कर रहे हो, तो मतलब आप जेनोसाइड की बात करो। तो जब जेनोसाइड कन्वेंशन को आपने स्पॉन्सर किया तो उसके लिए डोमेस्टिक लॉज क्यों नहीं बनाया? चूंकि डोमेस्टिक लॉज यहाँ पे नहीं बनाए हैं, तो जो कोई लोग भी यहाँ पे जेनोसाइड के बारे में बोल रहे हैं उनको लीगली ट्राई नहीं किया जा रहा। इस बात से नाराजगी है। पहली बात तो देश में बहुत इस सब चीजों के बारे में चर्चा हो रही है। प्रिया पिल्लई जी यहाँ पे इंटरनेशनली लीगल जो भी प्रोविजन है उनको उठा रही है। अच्छा, अभी रिसेंटली एक और लीगल डेवलपमेंट हुआ है जेनोसाइड कन्वेंशन में। जो 1948 का जेनोसाइड कन्वेंशन साइन हुआ था, उसके अंदर एक नया लीगल डेवलपमेंट हुआ। और लीगल डेवलपमेंट क्या है? लीगल डेवलपमेंट ये है कि गाम्बिया नाम की कंट्री ने म्यांमार के अगेंस्ट जेनोसाइड कन्वेंशन के अंदर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस फाइल किया। अब म्यांमार में ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं, जेनोसाइड हो रहा है, लोगों का म्यांमार में कूप हो गया, ये सब बातें आपको पता है। अब म्यांमार में जो कूप हुआ है, जो भी जेनोसाइड हो रहा है, उसका गाम्बिया से क्या लेना देना है? तो देखा जाए कोई लेना देना नहीं है। लेकिन चूंकि गाम्बिया ने भी एक कन्वेंशन साइन किया है, कौन सा? जेनोसाइड कन्वेंशन, म्यांमार भी इसका पार्ट है, तो इसीलिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में म्यांमार को गाम्बिया घसीट रहा है। तो यहां पे लीगली क्या निकल के आ रहा है? यहां पे लीगली ये निकल के आ रहा है कि कोई भी एक ऐसा स्टेट या कंट्री या एक्टर जो कि सीधे सीधे किसी कंट्री के जेनोसाइड से अफेक्टेड नहीं है, वो तब भी लीगली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जेनोसाइड कन्वेंशन 1948 को इस्तेमाल करके किसी एक कंट्री को घसीट सकता है। तो इसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि आगे आने वाले समय में इंडिया में अगर जेनोसाइड से रिलेटेड कोई घटना होती है, तो कोई भी थर्ड कंट्री जिसने कन्वेंशन साइन किया है 1948 का जेनोसाइड का, और इंडिया ने भी साइन कर रखा है, वो इंडिया को जेनोसाइड कन्वेंशन के अंदर आईसीजे में घसीट सकती है। अभी के लिए ये जो गाम्बिया ने म्यांमार का केस फाइल किया, इससे ये पता करने को मिल रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल यही सब बातें यहां पे बताई गई। फिर बॉस्निया और हर्जेगोविना का एग्जाम्पल दिया गया। इन एग्जाम्पल्स में बहुत डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है। कुल मिला के जेनोसाइड, इस पर्टिकुलर आर्टिकल का जो मेन क्रक्स था, वो क्रक्स ये है कि भाई देखिए, इंडिया ने चूंकि जेनोसाइड कन्वेंशन 1948 साइन किया है, तो इंडिया को एक डोमेस्टिक लेजिस्लेशन लेके आना चाहिए। और कोई भी अगर जेनोसाइड करता है, देखिए करना तो बहुत मुश्किल है इंडिया के अंदर, चूंकि प्रॉपर डेमोक्रेसी है, पुलिस वगैरह प्ले में आ जाएगी। लेकिन अगर कोई जेनोसाइड के बारे में बात भी करता है, ठीक है ना, वर्बली उसको प्रमोट करता है, जैसे रिसेंटली अभी हुआ है, तो ऐसे केसेस में भी उसको लीगली ट्राई किया जा सके, इसके लिए डोमेस्टिक लेजिस्लेशन इंडिया के अंदर जेनोसाइड कन्वेंशन 1948 के आर्टिकल 6 के हिसाब से लाना जरूरी है। ठीक है, तो आप अपने नोट्स में जेनोसाइड कन्वेंशन 1948 को लिख लीजिए। और जेनोसाइड कन्वेंशन मत लिखना, ये मैं बोल रहा हूं, कन्वेंशन का नाम है कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जेनोसाइड ऑफ 1948, पूरा लिखना। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। अगला आर्टिकल है एस्केलेशन ऑफ द फॉरगेटन वॉर इन येमेन, द फाइट ओवर मारिब विच इज आउटसाइड हाउदी कंट्रोल विल डिसाइड द आउटकम ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। यहां पे दो नक्शे दिख रहे हैं, ये मारिब दिख रहा है आपको, यहां पे शाबवा नाम की जगह पे ओवरऑल यूएई और सऊदी की कोलिशन का कंट्रोल हो चुका है। ये मारिब जो है, इस मारिब के ऊपर लड़ रहा है कौन? हाउदीज भी कंट्रोल करने के लिए, और जो सऊदी कोलिशन है यूएई के साथ, वो चाहते नहीं कि किसी भी हाल में हाउदीज का कंट्रोल हो मारिब के ऊपर। तो मारिब के ऊपर जबरदस्त लड़ाई हो रही है, और मारिब में बहुत सारे एनर्जी रिसोर्सेज हैं। अगर हाउदीज मारिब के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं, तो हाउदी अपने वॉर को सस्टेन कर पाएंगे, लंबे समय तक यहां पे लड़ पाएंगे। एक जबरदस्त व्यू पॉइंट यहां पे दिया, और उस व्यू पॉइंट में बहुत सारे अलग अलग फैसेट्स बता रखे हैं। तलमीज अहमद साहब ने यूएई के क्या इंटरेस्ट है, सऊदी अरेबिया के क्या इंटरेस्ट है, हाउदीज के क्या इंटरेस्ट है, ईरान के क्या इंटरेस्ट है, इजराइल के क्या इंटरेस्ट है, ये सब जियोपॉलिटिकली यहां पे समझाया। इस आर्टिकल को डिटेल में देखते हैं। बहरहाल इन्होंने पहले बोला कि यमन के लिए खराब साल शुरू हो चुका है। 2 जनवरी को जो हाउदीज है
उन्होंने एक यूएई का शिप रॉबी नाम का रेड सी में कैप्चर कर लिया और इस रॉबी नाम के शिप में 7 इंडियंस थे, इसलिए इंडियन ने इस मैटर को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उठाया। लेकिन उसके बावजूद भी अब तक आप देखो तो इस रॉबी नाम के शिप को हाउदीज ने छोड़ा नहीं है, ठीक है, वो हाउदीज की कैप्टिविटी में ही है अभी। तो इस शिप की कैप्टिविटी के बाद सऊदीज ने मैसिव बॉम्बिंग की सना एयरपोर्ट की, ठीक है, और यमन जाने वाला एक शिप जो कि हाउदीज के पास जा रहा था उसको जबरदस्ती अपने पोर्ट पे ले गए। हाउदीज ने भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन की बात नहीं मानी और रॉबी नाम के शिप को नहीं छोड़ा। और अब हाउदीज ओपनली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि ये मर्डरर्स का साथ दे रहे हैं, मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सऊदी अरेबिया यूएई का साथ दे रहा है। यहां पे हाउदीज अपने आप को अच्छा बता रहे हैं, सऊदी अरेबिया यूएई को बेकार बता रहे हैं। और ये सारा पचड़ा हो रहा है एक्चुअली पिछले 2 साल से मारिब नाम की प्रोविंस के ऊपर लड़ाई इंटेंसिफाई हो रही। मारिब में अभी आपको नक्शे में दिखा चुका हूं। मारिब अगर आप देखो तो 20 किलोमीटर दूरी है हाउदीज मारिब से। ये नक्शा अगर आप देखिए, इस नक्शे के बगल में आपको सना नजर आ रहा है और सना कैपिटल है कहां की, आपकी यमन की। और सना के ऊपर किसका कब्जा है, हाउदीज का कब्जा है। तो हाउदीज मारिब से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन मारिब के ऊपर कब्जा नहीं करने दे रहा यूएई और सऊदी। यूएई और सऊदी की एक ब्रिगेड है जिसका नाम है जाइंट ब्रिगेड। वो जाइंट ब्रिगेड शाबवा नाम की प्रोविंस को जीत चुकी है। तो शाबवा के ऊपर जाइंट ब्रिगेड का कब्जा हो चुका है और ये मारिब की तरफ जा रहे हैं और सीधे सीधे लड़ाई कर रहे हैं किसके साथ, हाउदीज के साथ। तो इस ग्रेट ब्रिगेड्स की वजह से हाउदीज कब्जा नहीं कर पा रहे मारिब के ऊपर और ग्रेट ब्रिगेड को पीछे सपोर्ट दे रहा है यूएई और सऊदी अरेबिया। तो कुल मिला के पूरा क्योस हो चुका है। 2021 खत्म होने तक आप देखिए यमन के अंदर 3.5 लाख यमनीज मर चुके हैं। 60% तो केवल इसलिए मर गए क्योंकि उनको प्रॉपर खाना पीने के लिए पानी और हेल्थ केयर नहीं मिली है। 75% यमन के लोग इस समय पर पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं, बट इनके लिए कोई भी नहीं सोच रहा है, सब अपना अपना जियोपॉलिटिकल गेम सोच रहे हैं। अगर आप यमन की हिस्ट्री में घुसो तो 1978 तक यमन में राज था प्रेसिडेंट अली अब्दुल्ला सालेह का। फिर अरब स्प्रिंग अपराइजिंग आई 2012 में, ठीक है, एक 1978 से राज था प्रेसिडेंट अली अब्दुल्ला सालेह का, सॉरी, तो अली अब्दुल्ला सालेह का 1978 से राज था। 2012 में अरब अपराइजिंग के समय पे अपनी कुर्सी छोड़ दी अली अब्दुल्ला सालेह ने, लेकिन जितनी भी दौलत कराई थी अली अब्दुल्ला सालेह ने वो उन्होंने अपने पास रखी। अली अब्दुल्ला सालेह ने अपने सक्सेसर अब्द रब्बू मंसूर हादी को सही तरीके से राज नहीं करने दिया। तो सना के अंदर जो गवर्नमेंट थी वो बहुत कमजोर थी। इस गवर्नमेंट में पहले के प्रेसिडेंट अली अब्दुल्ला सालेह की बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस थी और अब्द राबो मंसूर हादी ये प्रॉपर तरीके से रूल नहीं कर पा रहे थे। और इस बीच में एक ग्रुप ने फायदा उठाया जिसका नाम है हाउदी रबल्स। अगर मैं आपको इस पर्टिकुलर नक्शे में दिखाऊं तो ये जो पूरा का पूरा इलाका है ना, इसमें जायद और शिया कम्युनिटी डोमिनेट करती है। अगर आप देखो तो यमन के अंदर जायदी कम्युनिटी और शिया कम्युनिटी, ये जो 2 कम्युनिटीज है ना, इनको पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्फीयर में ज्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। आपको पता होना चाहिए इस्लाम के अंदर शिया सुन्नी विवाद है और शियास की सुन्नी के साथ बनती नहीं है। तो अगर सुन्नी लोग पावर में तो शिया पॉपुलेशन के लिए ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो जायदी और शिया कम्युनिटी के जो लोग रहते थे और ये सना कैपिटल के आसपास के लिए रहते थे, जो बेसिकली आपका नॉर्दर्न यमन है, वहां पे ये लोग डोमिनेंट है। अगर आप इनकी पॉपुलेशन देखो तो ये कम्युनिटी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्फीयर्स में मार्जिनलाइज थी। तो इस मार्जिनलाइजेशन के अगेंस्ट इन लोगों में गुस्सा था। और फिर उसके बाद आप देखोगे कि अली अब्दुल्ला सालेह के समय पे भी इनकी ताकत नहीं थी, अब्द रबू मंसूर हादी के समय पे भी इनकी ताकत नहीं हो पा रही थी। तो इन्होंने क्या क्या हथियार उठा लिए, ये मिलिटेंट बन गए यहां पे। और इनका एक लीडर था अंसरुल्लाह करके, उसने जनवरी 2015 में ओवरऑल आप देखो तो जो यमनी सरकार थी उसको उखाड़ फेंका और अपना कब्जा कर लिया सना के अंदर। अब यहां पे बवाल शुरू हो गया, प्रॉपर बवाल शुरू हो गया, क्योंकि पहले जो यमन की सरकार थी अब्द रब्बू मंसूर हादी के अंदर, उसको सऊदी अरेबिया का सपोर्ट था, यूएई का सपोर्ट था। अब यहां पे हाउदीज की कंट्रोल आ चुका है, हादी की सरकार हट चुकी है, तो सऊदी अरेबिया के लिए यहां पे प्रॉब्लम हो गई। समझ गए? अब समझिए, जो जायदी और शिया कम्युनिटी ने यहां पे बवाल किया है उनको बैक एंड से ईरान से सपोर्ट मिल रहा। तब ऐसा नहीं है कि उनके कोई बहुत हिस्टोरिकल रिश्ते हैं ईरान से, लेकिन ईरान में जो सरकार है, जो रूलिंग अलर्ट है और जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो शिया कम्युनिटी है। और ये जायदी और शिया कम्युनिटी वाले ओवरऑल तो सेक्ट के बेसिस पे यूनाइट हो गए। सऊदी अरेबिया को गुस्सा हो गया। सऊदी अरेबिया ने बोला कि तुमने यार मेरे रिप्रेजेंटेटिव को हटा दिया और हाउदी अपना गद्दी भर गया। हाउदी शिया सेक्ट के हैं, सऊदी अरेबिया सुन्नी सेक्ट का है, तो इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। सऊदी अरेबिया को इस बात का भी गुस्सा आ गया कि ये जो जायदी और शिया कम्युनिटी के लोग हैं इनको पीछे से ईरान सपोर्ट कर रहा है। तो अगर एक लिमिट से ज्यादा ये जायदी और आपके शिया कम्युनिटी के लोग, जिनको आप हाउदी रेबल्स बोल रहे हैं, ये ताकतवर हो जाते हैं तो यमन के अंदर ईरान की चलने लगेगी, सऊदी अरेबिया की नहीं चलेगी।
और सऊदी अरेबिया के नेबरहुड में ईरान की चलने लगी है, सऊदी अरेबिया कभी चाहेगा नहीं, तो प्रॉपर यहां पे लड़ाई छिड़ गई। और आप देखोगे कि भैया सऊदी अरेबिया ने बॉम्बिंग कैंपेन से शुरू कर दिया यमन के ऊपर 26 मार्च 2015 को। 2015 से लेकर 2021 के बीच में सऊदी अरेबिया ने 25,000 एयर अटैक्स किए हैं यमन के ऊपर, और हाउदीज ने सऊदी अरेबिया के ऊपर 4,000 मिसाइल और ड्रोन अटैक्स हुए। अभी रिसेंटली अबू धाबी के ऊपर जो अटैक हुआ था वो किसने करवाया था? यमन ने करवाया था, यमन के हाउदी रेबल्स ने करवाया था, जिसके बारे में मैंने 2 दिन पहले वीडियो भी बनाई है। तो कुल मिला के देखिए 7 साल से फाइटिंग चल रही है, खतरनाक रीजनल कंपटीशन यहां पे शुरू हो चुका है, और इसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा, कोई भी अंत यहां पे नजर इसका नहीं आ रहा। अब यहां पे आपको समझना यह पड़ेगा कि अलग अलग प्लेयर्स के अलग अलग इंटरेस्ट हैं। एक तो सऊदी अरेबिया का, यूएई हो गया, हाउदीज हो गए, ये 3 तो मैंने आपको बता दिए। एक प्लेयर है यहाँ पे साउदर्न ट्रांजिशन काउंसिल। मैं आपको पहले बता दूं कि पहले जो यमन था ना वो 2 भागों में डिवाइडेड था, नॉर्थ यमन था, साउथ यमन था। बाद में नॉर्थ यमन साउथ यमन एक हो गया, ठीक है। साउथ यमन के अंदर एक बॉडी है जिसका नाम है साउदर्न ट्रांजिशन काउंसिल। इस बॉडी को सपोर्ट करता है कौन? यूएई। नॉर्थ में जो बॉडी है आप कह लो वो हाउदी रेबल्स हो गए, जायदी कम्युनिटी, शिया कम्युनिटी के लोग हो गए। अब सबके अपने अपने इंटरेस्ट है। पहले मैं यूएई का इंटरेस्ट बताता हूं। यूएई बाब अल मंदाब नाम की जो नैरो स्टेट है ना उसके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस रखना चाहता है। क्यों रखना चाहता हूं मैं नक्शे से सिखाता हूं आपको। देखिए यहां दिख रही है आपको बाब अल मंदाब, ये बाब अल मंदाब है, ठीक है ना। ये रेड सी को गल्फ ऑफ एडन के साथ जोड़ती है। और बाब अल मंदाब के पास कौन कौन से प्लेयर्स हैं? तो डिजिबूती नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे यमन नजर आ रहा है, ये बाब अल मंदाब है। अब यमन में बवाल चल रहा है। अब समझिए यमन का ये वाला जो सदन वाला जो हिस्सा है, ये जिसके कंट्रोल में रहेगा वो कंट्रोल करेगा इस बाब अल मंदाब नाम की स्ट्रेट को। और ये स्ट्रेट इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि समझिए अगर किसी को इंडियन ओशन के थ्रू, इंडियन ओशन में अरेबियन सी है, रेड गल्फ ऑफ एडन में आया, बाब अल मंदाब क्रॉस किया, रेड सी में पहुंच गया। अब रेड सी से वो गल्फ ऑफ अकाबा से होते हुए इजराइल भी पहुंच सकता है, और इधर से उस कनाल से होते हुए वो मेडिटेरेनियन सी पहुंच सकता है। और अगर मेडिटेरेनियन सी पहुंच गया तो यूरोप का रास्ता खुल गया। तो यूरोप जाने वाला जो भी ट्रेड है स्विस कैनाल के थ्रू, वो उस पर्टिकुलर प्लेयर के कंट्रोल के हाथ में चला जाएगा जो यहां पे इस इलाके ऑफ यमन में राज कर रहा हो। तो ये जो सदर्न इलाका है यमन का, यहां पे हाउदीज का कंट्रोल नहीं होने दे सकता है यूएई और ना ही सऊदी अरेबिया। क्योंकि अगर हाउदीज का यहां पे कंट्रोल हो जाता है तो हाउदी वाले अपना यहां पे कंट्रोल करके शिपों को रोक सकते हैं, ग्लोबल ट्रेड को हैम्पर कर सकते हैं, इस प्रकार के बवाल आ जाएंगे। तो यूएई हर हाल में साउदर्न यमन में अपना कंट्रोल चाहता है, इसलिए साउदर्न ट्रांजिशन काउंसिल नाम की जो बॉडी है साउदर्न यमन में, उसको यूएई सपोर्ट देता है। यूएई को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि नॉर्दर्न यमन में हाउदी का कंट्रोल हो जाए तो हो जाए, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यूएई का इंटरेस्ट आप समझ पा रहे हो ना। यूएई जानता है कि भाई स्विज कैनाल की कनेक्टिविटी और यूरोप के साथ कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाब अल मंदाब के थ्रू 10% ग्लोबल ट्रेड निकलता है। 2050 तक आप समझ लीजिए ये जो ट्रेड है वो 4.27 ट्रिलियन डॉलर्स पे पहुंच जाएगा, और इसके आसपास की जो कंट्रीज है इनकी इकोनॉमी 6.1 ट्रिलियन डॉलर्स पे पहुंच जाएगी। तो रेड सी के आसपास का जो इलाका है, एरिट्रिया, पुंटलैंड, सोमालीलैंड, यहां पे अपना इंफ्लुएंस चाहता है यूएई। यहां पे हाउदीज का इंफ्लुएंस यूएई नहीं होना चाहता। यूएई चाहता है कि यहां पे कॉमर्शियल हब बने, किसी भी प्रकार की वेपनरी और मिलिटेंट्स वगैरह का यहां पे कब्जा ना हो। तो देखा जाए तो एक प्रकार से यूएई का जो थॉट प्रोसेस है वो सही है। यूएई को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि नॉर्दर्न यमन में अगर हाउदीज कंट्रोल में आ जाते हैं उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम किसको है? अगर नॉर्दर्न यमन में हाउदीज कंट्रोल में आ जाते हैं तो सऊदी को प्रॉब्लम है। सऊदी को कैसे प्रॉब्लम है देखिए। अब ये नॉर्दर्न यमन है, ठीक है ना। नॉर्थ यमन का एक बहुत बड़ा बॉर्डर लगता है सऊदी अरेबिया के साथ। 1400 किलोमीटर का ये पोरस बॉर्डर है नॉर्थ यमन का सऊदी अरेबिया के साथ। और ये बॉर्डर आप कह लीजिए सऊदी अरेबिया के लिए आगे आने वाले समय में खतरनाक हो सकता है, क्योंकि एक बार अपने राज्य को अगर हाउदीज ने नॉर्दर्न यमन में कंसोलिडेट कर लिया तो फिर 100% आगे क्या होगा कि ये यमन वाले सऊदी अरेबिया की टेरिटरी में घुसेंगे और बोलेंगे हिस्ट्री के आधार पर हम बहुत सारा इलाका कब्जाना चाहते हैं। मतलब सऊदी अरेबिया का ये जो लैंड बॉर्डर है ये थोड़ा टेंशन में आ सकता है। इसलिए सऊदी अरेबिया वाले कभी भी नहीं चाहते कि नॉर्दर्न यमन में हाउदीज का कंट्रोल हो। तो नॉर्दर्न यमन में हाउदीज की कंट्रोल से यूएई को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सऊदी अरेबिया को प्रॉब्लम है। सऊदी अरेबिया का एक और इंटरेस्ट है यहां पे, समझिए बात को। आपको पता है कि सऊदी अरेबिया का ईरान के साथ एक पावर गेम चल रहा है। अब ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, अब समझिए यहां पर्शियन, अब मैं पर्शियन गल्फ में आ गया हूं, रेड सी में नहीं हूं, ध्यान दीजिए, ये इधर है।
तो पर्शियन गल्फ से आपको दिख रहा है यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्स हैं सऊदी अरेबिया के, यहाँ से सऊदी अरेबिया का सामान चलता है रस अल खमाया से होते हुए बंदर अब्बास के पास से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होते हुए गल्फ ऑफ ओमान में सऊदी अरेबिया का सामान पहुंचता है। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे ईरान ने अपने जबरदस्त नेवल एसेट्स डिप्लॉय कर रखे हैं, तो सऊदी अरेबिया का जितना भी ट्रेड है अगर वो इस रीजन से निकलता है तो हमेशा टेंशन में रहेगा ईरान के चलते। इसलिए सऊदी अरेबिया ने एक दूसरा रास्ता निकाला। सऊदी अरेबिया यमन के इस अल महारा प्रोविंस को कब्जाना चाहता है। तो अगर सऊदी अरेबिया यमन के इस अल महारा प्रोविंस को कब्जा लेता है, अभी आप रिसेंटली देखोगे बहुत सारी हैपनिंग्स हुई जो चीजें दिखाती है, 560 किलोमीटर की कोस्ट लाइन अरेबियन सी के साथ यहां पे लग रही है, आपको दिख रही है ये वाली, और यहां पे कुछ पोर्ट्स भी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट भी हैं। अब अगर ये प्रोविंस यमन की सऊदी अरेबिया कब्जा लेता है तो सऊदी अरेबिया को फिर इस रास्ते की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पर्शियन गल्फ से गल्फ ऑफ ओमान वाले रास्ते की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सऊदी अरेबिया सीधे यहां से अल महारा प्रोविंस में घुसेगा और सी को एक्सेस कर लेगा। तो सब यहां पे अपनी खिचड़ी पका रहे हैं। यमन के अगेंस्ट अपने आप को स्ट्रेटेजिकली स्ट्रांग करने के लिए सऊदी अरेबिया यहां की अल महारा प्रोविंस को कब्जाना चाहता है ताकि सीधे सी का एक्सेस मिल जाए। ठीक है, सऊदी अरेबिया कभी भी नहीं चाहता कि नॉर्दर्न यमन में इन हाउदीज का कंट्रोल हो, चूंकि नॉर्दर्न यमन में इन हाउदीज का कंट्रोल हो गया तो फिर ये हाउदी सऊदी अरेबिया की टेरिटरी में घुसेंगे और ओवरऑल आगे आने वाले समय में सऊदी अरेबिया की सरकार के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। यूएई चाहता है कि साउदर्न जो यमन है वहां पे हाउदीज का कंट्रोल ना आए, और हाउदीज तो चाहते हैं कि हमारा हर जगह कंट्रोल आए। फिलहाल के लिए हाउदीज ये चाहते हैं कि नॉर्दर्न यमन में इनका कंट्रोल कंसोलिडेट हो जाए, फिर बाद के बारे में सोचेंगे। अभी के लिए तो आदमी ये सोचेगा ना कि पहले मैं कुछ इलाके में अपना कंट्रोल कर लूं। तो कुल मिला के यहां पे फाइनल आउटकम क्या निकल रहा है? फाइनल आउटकम ये निकल रहा है कि कोई आउटकम नहीं निकल रहा है। ठीक है, यूएई जो चाहता है, सऊदी अरेबिया जो चाहता है, इसके बीच में कोई आप कह लो कॉन्करेंस नहीं है। ठीक है ना, तो जब इन दोनों के बीच में कॉन्फ्रेंस और दोनों कोalition बना के किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? हाउदीज के खिलाफ लड़ रहे हैं। हाउदीज चाहते हैं कि हमें हमारे पे छोड़ दो। हमें हमारे पे कैसे छोड़ दो भाई? देखिए, ये जो मारिब प्रोविंस है, मारिब प्रोविंस में 90% यमन की ऑयल और गैस है। तो मारिब प्रोविंस का मैं फिर से आपको दिखा देता हूं, पहले भी दिखा चुका हूं, मैं थोड़ा इसको डिलीट कर देता हूं, आपको अच्छे से दिखेगा। ये दिख रही है आपको यहाँ पे मारिब प्रोविंस। इस मारिब प्रोविंस की ऊपर कंट्रोल के लिए लड़ाई हो रही है। यहां पे हाउदीज कब्जे करके बैठे हुए हैं, वो मारिब प्रोविंस में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यूएई सऊदी का जो कोलिशन है ग्रेट ब्रिगेड्स, वो इधर से लड़ रहा है। तो मारिब के ऊपर लड़ाई हो रही है। ये लड़ाई पिछले 2 साल से हो रही है और कितने साल तक चलेगी इसका कोई भी आइडिया नहीं है। तो एट द एंड यहां पे हाउदीज का गेम प्लान यह है कि हम मारिब के ऊपर कब्जा कर लें। अगर मारिब के ऊपर कब्जा हो जाएगा तो इसके एनर्जी रिसोर्सेज हमारे हाथ में आ जाएंगे, हमारे पास पैसा आ जाएगा। उस पैसे से हम लंबे समय तक सऊदी अरेबिया और यूएई के साथ लड़ सकते हैं। सऊदी और यूएई चाहते नहीं कि मारिब के ऊपर इन हाउदीज का कंट्रोल आए। यूएई कुछ और चाह रहा है, सऊदी अरेबिया कुछ और चाह रहा है, और ये एक ऐसा वॉर है जो इंटरनेशनल मेमोरी में जिंदा नहीं है। देखिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्या फर्क पड़ रहा है यमन में लड़ाई चल रही है? ना इंडिया में ज्यादा बात होती है, ना चाइना में ज्यादा बात होती है, ना यूएस में ज्यादा बात होती है। यमन में डेली के बेसिस पे लोग लड़ रहे हैं। 2014 से जंग जारी है, 2022 आ चुका है, और आगे कितने साल तक ये जंग जारी रहेगी इसका कोई भी हिसाब नहीं है। तो ये एक फॉरगॉटन वॉर में अपने आप को तब्दील कर चुका है, और लंबे समय तक ये वॉर चलने वाला है। ये पहले ही यहाँ पे तलमीज अहमद साहब बोल चुके हैं, और इनको काफी समझ है, क्योंकि ये इंडिया के एम्बेसडर रह चुके हैं सऊदी अरेबिया में, ओमान में, यूएई में, और इससे पहले नॉर्थ यमन में भी ये इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव की तरह जा चुके हैं। तो इस इलाके की पॉलिटिक्स को तलमीज अहमद साहब बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। मैं बोलूंगा अब तक का सबसे बेस्ट आर्टिकल लगा मुझे ये यमन की पॉलिटिक्स को लेकर। तो आई होप आपको भी ये पर्टिकुलर आर्टिकल पसंद आया हो। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों। आप अपने व्यू पॉइंट इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस पूरे के पूरे गेम प्लान में, जियोपॉलिटिक्स में कोई एक ऐसी चीज छूट गई है जो एक्स्ट्रा पॉइंट आप ऐड करना चाहो, तो डेफिनेटली नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो। इसको मैं पढ़ूंगा तो मुझे भी लगेगा कुछ स्पेशल है, बाकी बच्चे पढ़ेंगे, तो एक नॉलेज एनहेंसमेंट होगी। थैंक यू फॉर वाचिंग। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ लेक्चर को शेयर करना है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। दोनों ही चीजों का लिंक नीचे दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप में आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाती है मेरे लेक्चर्स के, और ज्वाइन बटन दबा सकते हैं तो डेफिनेटली दबाएं। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए।